जब मराठा साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे किले, तलवारों की खनक और ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। और देखिए, ये सब बिल्कुल सच है। उनकी सैन्य ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। रायगढ़ जैसी ये विशाल किले, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थी। नहीं, ये मराठा शक्ति और उनके स्वाभिमान के जीते जागते प्रतीक थे। यहीं पर, इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन क्या एक पूरा साम्राज्य सिर्फ किलों के दम पे टिका रह सकता है? तो सवाल यही उठता है कि क्या मराठा ताकत की बुनियाद सिर्फ पत्थर और फौलाद पर रखी गई थी, या फिर उनकी विरासत में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो लड़ाइयों के शोर से कहीं ज्यादा गहरा था? चलिए, आज हम इसी की पड़ताल करते हैं। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि उनकी ताकत किलों से कहीं बढ़कर थी। जानेंगे कि कैसे वो समंदर की लहरों के शासक बने, उनका ग्लोबल व्यापार नेटवर्क कैसा था, उन्होंने कैसे एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया, और आखिर में समझेंगे कि उनकी सच्ची विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शक्तिशाली किलों से भी ज्यादा मराठा शक्ति की नींव। ये शब्द सीधे शिवाजी महाराज के एक मंत्री के हैं कि किले राज्य का सार हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, किले सिर्फ बचाव के लिए नहीं थे, वो मराठा स्वराज की आत्मा थे, उसकी नींव का पत्थर थे। और पता है, यही किले उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बने गुरिल्ला युद्ध के लिए। सोचिए, इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करके उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां भी बड़ी बड़ी मुगल सेनाओं पर अचानक हमला करती और फिर पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब हो जाती। अब बात जमीन से समंदर की। हमारा अगला पड़ाव है लहरों के शासक मराठा नौसेना। ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। देखिए, जहां मुगल शासकों का पूरा ध्यान जमीन पर था, वहीं मराठों ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि असली ताकत तो समंदर में है। इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, जिसने न सिर्फ उनके तटों को सुरक्षित रखा, बल्कि व्यापार पर भी उनका दबदबा कायम किया। उस जमाने में समंदर पर यूरोपीय ताकतों का कब्जा था और उनका सबसे बड़ा हथियार था कार्टाज। ये एक तरह का परमिट था। अगर किसी भी भारतीय जहाज के पास ये नहीं होता तो उसे लूट लिया जाता था। मतलब समंदर पर एक तरह की खुली दादागिरी चल रही थी। और यहीं पर मराठों ने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने यूरोपीय जहाज़ों से ही अपने पास यानी दस्तक की मांग करनी शुरू कर दी। अब इस बात से यूरोपीय इतने तिलमिला गए कि उन्होंने महान मराठा नौसेनापति कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू का नाम दे दिया। सोचिए, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मराठों का समंदर पर कितना जबरदस्त असर था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण, व्यापार और अर्थव्यवस्था। ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, ये एक दूर की सोच थी, एक विजन था। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद एक एक्टिव ट्रेडर थे। उनके अपने जहाज थे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक आज़ाद राज्य के लिए आर्थिक आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है। और उनका व्यापार सिर्फ आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं था। यमन से कॉफ़ी, ओमान से खजूर और मलेशिया से मसाले, मराठा जहाज दुनिया के कोने कोने में व्यापार कर रहे थे। ये एक ग्लोबल नेटवर्क था जो उनके साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा था। चलिए, अब बात करते हैं साम्राज्य की आत्मा की। हमारा चौथा हिस्सा है एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भाषा, कला और नेतृत्व। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक मोहर नहीं है, ये एक ऐलान है। उस दौर में जब शासन की भाषा फारसी हुआ करती थी, शिवाजी महाराज ने अपनी शाही मोहर संस्कृत में बनवाई। ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को दोबारा स्थापित करने का एक बहुत ही साहसिक कदम था। और हाँ, मराठा साम्राज्य की कहानी ताकतवर महिलाओं के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। ताराबाई जैसी योद्धा रानियों से लेकर अहिल्याबाई होलकर जैसी महान शासकों तक, इन महिलाओं ने न सिर्फ राज किया बल्कि इतिहास का रुख मोड़ दिया। जरा ताराबाई के बारे में सोचिए। अपने पति की मृत्यु के बाद जब लग रहा था कि सब कुछ बिखर जाएगा, तब उन्होंने कमान संभाली। वो एक ऐसी असाधारण सैन्य रणनीतिकार थीं जिन्होंने न सिर्फ ताकतवर मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि मराठा साम्राज्य के विस्तार की नींव भी रखी। और फिर है अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें इतिहास एक संत रानी के तौर पर याद करता है।
करीब 30 साल तक उनका शासन चला, जिसे शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिर्फ काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों का ही पुनर्निर्माण नहीं कराया, बल्कि महेश्वरी साड़ियों जैसे उद्योगों को बढ़ावा देकर आम लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया। मराठा प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं था। दक्षिण में तंजावुर में शिवाजी महाराज के ही वंशजों ने कला और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बनाया। यहाँ सरफोजी द्वितीय जैसे शासकों की देखरेख में कला और विज्ञान अपनी बुलंदियों पर पहुंचे। सरफोजी द्वितीय सही मायनों में अपने वक्त से बहुत आगे थे। उन्होंने दवाइयों पर रिसर्च के लिए एक सेंटर बनवाया, ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत का पहला देसी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने इतिहास को मंदिर की दीवारों पर लिखवा दिया। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेजोड़ संगम था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक साम्राज्य की सच्ची विरासत, भारतीय इतिहास को आकार देना। और आखिर में इतिहास का एक ऐसा जरूरी तथ्य जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो दिल्ली में मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। उस वक्त भारत की असली महाशक्ति मराठा थे। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से छीना था। तो मराठों की विरासत क्या है? क्या ये उनकी नौसेना की ताकत थी जिसने समंदर पर यूरोपीय दबदबे को चुनौती दी? या फिर उनका वो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था? या फिर वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसने भारत की अपनी पहचान को फिर से जिंदा किया? उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।